May I audible, guys? Yes, you are. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हमारा कल वाला जो सेशन था वो उसकी जो दूसरी क्लास है वो आज है, तो उसके लिए मैं सर मोहम्मद दानियाल को बोलूंगी कि वो अपने सेशन को कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड अ गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो कल हमने इस बात पे छोड़ा था कि रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट के हवाले से हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारे जो एजेंडा है बेसिकली और जिस चीज़ों पर हम बात करेंगे, फर्स्टली आर्बिट्रेशन और उसका लाइफ साइकिल। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन, किस तरह से शुरू होती है, कौन से स्टेजेस बीच में कवर करती हैं पार्टीज, एंड इवेंचुअली हाउ द अवार्ड इज रेंडर्ड बाय द ट्रिब्यूनल एंड व्हाट हैपेंस वंस अवार्ड हैज बीन इशूड बाय द ट्रिब्यूनल। फर्स्टली हम ये देख रहे होंगे, सेकेंडली हम रेमेडीज देखेंगे और इसेंशियली अवार्ड्स देखेंगे, अवार्ड की टाइप्स देखेंगे, अवार्ड्स होते क्या हैं, किस किस तरह के अवार्ड्स इशू होते हैं, क्या अवार्ड्स के अलावा और रेमेडीज भी ट्रिब्यूनल ऑफर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस हद तक। And lastly, we will be covering the essential topic of recognition and enforcement of arbitral awards. So let's start with the session for today. I'll be sharing my screen. Uh, if you can allow me to share my screen. I cannot share my screen. The option. Perfect. All right. आप लोगों को visible है मेरी screen इस वक्त? If anybody gives up a thumbs up or just writing a chat box, ताकि we can proceed. All right. अच्छा, तो let's start with the conduct of arbitration and what sort of judicial roles do the arbitrators play within this entire process of arbitration. Firstly, simple life of arbitration इस तरह से है कि there is a notice of dispute, एक dispute दोनों parties में हो जाता है और उसके बाद क्योंकि parties ने arbitration clause insert किया हुआ होता है पहले से ही अपनी contracts के अंदर, जिसकी बेसिस पे हम आर्बिट्रेशन इन्वोक कर रहे हैं, तो इस वजह से एक रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन जो है वो फाइल की जाती है बाय द क्लेमेंट। जो क्लेम लेके आ रहा होता है डिस्प्यूट के हवाले से, वो चाह रहा होता है कि हम आर्बिट्रेशन में जाएं, एंड दैट रिक्वेस्ट इज सेंड टू एन इंस्टीट्यूट एज वेल एज इवेंचुअली टू द अदर पार्टी इफ यू आर गोइंग फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। लेकिन अगर एडॉक आर्बिट्रेशन है तो सिंपली जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स डिफाइन किए गए हैं सिर्फ उन्हीं से ये रिक्वेस्ट शेयर की जाएगी। ये रिक्वेस्ट फाइल करने के बाद मेमोरियल या फिर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो है वो भी फाइल किया जाता है बाय द क्लेमेंट। उसके बाद जो है रिस्पोंडेंट जो होता है, जो दूसरी अपोजिंग पार्टी है, वो अपना डिफेंस फाइल करेगी, अपना काउंटर मेमोरियल देगी। उसके बाद इस काउंटर मेमोरियल के जवाब में क्लेमेंट एक रिप्लाई देता है। दीज आर ऑल इन द रिटन फॉर्म्स। रिप्लाई के बाद रिटन फॉर्म में ही रिस्पोंडेंट जो है रिजॉइंडर देगा, जो इसेंशियली उस रिप्लाई का जवाब है दोबारा से। जिस तरह से अगर आपने वोटिंग अभी तक की हो तो सबसे पहले एक पार्टी प्लीड करती है, फिर दूसरी का उस पर रिस्पॉन्स आता है, फिर रिबटल्स आते हैं और सर रिबटल्स आते हैं। तो इसेंशियली ये सारा कुछ रिटन फॉर्म में हो रहा होता है अब तक। इसके स्टार्ट होती है, हेयरिंग होती है, दोनों पार्टीज को सुना जाता है, ऑल द एविडेंसेस आर प्रेजेंटेड, विटनेसेस लाए जाते हैं। इस पे हम डिटेल डिस्कशन आगे भी करेंगे। और हियरिंग क्लोज होने के बाद पोस्ट हियरिंग ब्रीफ्स आर्बिट्रेटर्स के साथ शेयर किए जाते हैं बाय द बोथ पार्टीज, कि अगर हेयरिंग के दौरान कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसे मामला थे जो क्लैरिफाई नहीं किए जा सके थे या फिर उनको बात के लिए डिले कर दिया गया, तो वो ब्रीफ्स के अंदर रिटन फॉर्म में दोनों पार्टीज आर्बिट्रेटर्स को सबमिट कर देती हैं। एंड इवेंचुअली ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द record an award is issued by the tribunal, and this is essentially the simple life of arbitration. Let's just have a quick summary of what we went through yesterday. Lex arbitrary, it is essentially the procedural law, लेकिन overall अगर हम देखें तो international commercial arbitration is governed by two types of law. First is the substantive law, which governs the merits of the dispute and deals with the rights and obligation of the parties. Second is the procedural law, or also known as lex arbitrary, which is basically the seat of arbitration, also commonly referred to as the seat of arbitration, and which is the procedural law, or essentially the legal framework which governs the regulation of arbitration as a process. और इसके एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं, यूनिसिट्रॉल मॉडल लॉ,
स्विस एक्ट आ जाता है हमारा आर्बिट्रेशन का। इसी तरह कोई भी जो लीगल लोकलाइज्ड हमारे पास नेशनल लेजिस्लेशन है विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन, वो भी एज अ लेक्स आर्बिट्री अडॉप्ट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्विस एक्ट अडॉप्ट कर रहा हूँ तो मैं सीट ऑफ आर्बिट्रेशन चूज कर सकता हूँ स्विट्जरलैंड को, या फिर उसके किसी भी सिटी को ऑप्ट कर सकता हूँ विद इन माई आर्बिट्रेशन क्लॉज। और क्योंकि मैंने लिख दिया होगा सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज स्विट्जरलैंड, तो therefore the Swiss Act will apply as a procedural law for the arbitration. अब ये बाइफर्केशन काफ़ी ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन, क्योंकि अगर हम बाकी लिटिगेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्वेश्चंस ऑफ जुरिसडिक्शन आते हैं जो इसेंशियली एक प्रोसीजरल मैटर है, और उसके बाद हम मेरिट्स की तरफ जाते हैं जब जुरिसडिक्शन के सवालात हल हो जाते हैं। अब उसका एक मॉडिफाइड किस्म की हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर एंड जुरिसडिक्शन डील करता है, और जो सब्सटेंट जो सेकंड पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन वो मेरिट्स ऑफ द जो भी वायलेशंस हुई या ये सब्सटेंटिव मैटर्स से डील करते हैं। हम आगे भी इन बिटवीन द चॉइस ऑफ सीट एंड पार्ट आर्बिट्रेशन क्लॉज, जिसकी बेसिस पे सारा जैसे मैंने प्रोसीजर रेगुलेट होता है, तो वो सीट का भी हो सकता है। और जो दूसरी चॉइस है फॉर एग्जांपल सब्सटेंटिव लॉ, वो नेसेसरी नहीं है कि सीट की भी हो सकती है। और जैसे कि फर्स्ट लाइन कह रही है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैन अकर आउटसाइड ऑफ द सीट, इसका मतलब ये है कि वेन्यू जो है आर्बिट्रेशन का फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान में जो आर्बिट्रेशन कंडक्ट हो रही है उसकी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन या उसका प्रोसीजरल लॉ कोई और भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्विस एक्ट। ऑलराइट, दी आर्बिट्रल प्रोसेस, इसके अंदर हमारे पास जैसे हमने कल बात की पार्टी ऑटोनॉमी इज वन ऑफ द कोर पिलर्स ऑफ आर्बिट्रेशन। पार्टीज के पास कंप्लीट फ्रीडम है विद रिस्पेक्ट टू डिजाइनिंग द इंटायर प्रोसीजर फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से प्रोसीजर को रेगुलेट करना चाहते हैं, वो डिफाइन ये सारा कुछ कर देंगे अपने आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर। एंड सिमिलरली इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड मोर एफिकेशियस एज वेल, क्योंकि इसमें कॉस्ट और टाइम कम अज कम यूजुअली कम होता है एज कम्पेयर टू लिटिगेशन, और इट इज़ मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू इन्फोर्सेबिलिटी एज वेल, क्योंकि हमारे पास न्यूयॉर्क कन्वेंशन है, उसमें इतने सारे सिग्नेटरीज इस वक्त आ चुके हैं कि जनरली इश्यूज नहीं आते विद रिस्पेक्ट टू रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स। अब आर्बिट्रल प्रोसेस में हमारे पास एक चीज़ आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। अब एविडेंसेस के हवाले से ड्यूरिंग हेयरिंग्स और इवन ड्यूरिंग द रिटन पोर्शंस द ट्रिब्यूनल हैज़ द कंप्लीट डिस्क्रेशन कि वो किस तरह से डील करते हैं। क्या वो एडमिसिबल डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उसको वो रेलिवेंट डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे, उसका वेट ऑफ एविडेंस को कंसिडर करेंगे। इसेंशियली एक टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस होगा हर फैक्टर के लिहाज से, और उनकी बेसिस पे ट्रिब्यूनल डिक्लेयर करेगा कि इसको हम एडमिट कर रहे हैं तो कितना वेट दिया जा रहा है, इसको कितना रेलिवेंट है। तो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एविडेंसेस मांग सकता भी है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं ट्रिब्यूनल के सामने उनको भी क्वालिफाई कर सकता है। तो it is as I've also previously mentioned, and we are once again going into the same part के it is not very strict, सारा कुछ flexible process है, ट्रिब्यूनल के डिस्क्रेशन पे है, although that discretion is being derived from the arbitration clause। अब उस आर्बिट्रेशन क्लॉज को डेवलप किसने किया? पार्टीज ने। तो इसेंशियली सारा कुछ रेगुलेट पार्टीज ही कर रही है, क्योंकि सब कुछ बॉयल डाउन करके पार्टीज की विल के ऊपर आ रहा है। मूविंग ऑन, इसके बाद हम देखें तो डेलिब्रेशन एंड एक्सपेडिटिव प्रोसीडिंग्स। डेलिब्रेशन के हवाले से ये डेलिब्रेशन बेसिकली इसको कहते हैं कि ट्रिब्यूनल आपस में किस तरह से रेगुलेट करे मामलात को, आर्बिट्रेशन की कंडक्शन को, और क्या उन प्रोसीडिंग्स की स्पीड किस तरह से सेट की गई है। अब कुछ इंस्टीट्यूशनल रूल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेडिटेड प्रोसीडिंग्स, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते, जो सिंपली रिलाई करते हैं, जैसा हमने कल पढ़ा, ऑन द ड्यू प्रोसेस ऑफ रीजनेबलनेस, कि ना ही बहुत ज़्यादा तेज जा रहे हो ना ही बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हो, एक रीजनेबल प्रोसेस के साथ रीजनेबल स्पीड के साथ एक पूरा प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंडक्ट किया जा रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर की ऑप्शन भी देते हैं, which can be appointed in the cases of extreme urgency or emergency। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट मैटर का जो डिस्प्यूट का हमारे पास जो क्रक्स है वो ऐसी चीज़ से रिलेट करता है, फॉर एग्जांपल जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं,
फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो उनके लिए हमें उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि चीज़ों को नुकसान ना पहुंचे, काफ़ी जल्द अज जल्द चीज़ों को हमने रिजॉल्व करना होगा, तो उसमें हम एक्सपीडिटेड प्रोसीडिंग्स की तरफ जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो डिफरेंट केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेकॉर्डिंग का केस था जिसमें इस तरह के मामला इन्वॉल्व नहीं थे, सिंपल एक कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट था और उसके बेसिस के ऊपर कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट आता जा रहा था, मल्टी पार्टीज आ रही थी, मुख्तलिफ कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी, तो उसमें लाजमी नहीं है कि यू हैव टू गो फॉर द एक्सपीडिटेड प्रोसीडिंग्स, दे कैन टेक रिलेटिवली मोर टाइम। Expedited procedures में usually ये होता है कि the rules itself specify time limits for different stages of arbitration, जैसा कि arbitration के start होने से hearing से पहले case management conference होती है, तो उसकी time limit define की जा सकती है। केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में बेसिकली यही होता है कि सारे नोटिस दे जा चुके हों, सारे जो सेक्रेटेरियल मामलात होते हैं उनको प्रॉपरली जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा हो। उसी तरह विटनेसेस की पार्टिसिपेशन के ऊपर अवार्ड की टाइम लिमिट भी डाली जा सकती है। फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, आईसीसी में भी 6 मंथ्स की टाइम लिमिट मौजूद है। तो इसी तरह की टाइम लिमिट्स के थ्रू एक एक्सपीडिटेड प्रोसीजर भी फॉलो किया जा सकता है विद इन दी ऑलरेडी फास्ट प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। चॉइस ऑफ लॉ। अब चॉइस ऑफ लॉ से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पार्टीज गैप छोड़ देती हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि वो स्पेसिफाई नहीं करती कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, पर अगर करती हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है बिटवीन टू लॉज। अब जब ऐसा हो रहा हो कि या तो गैप हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो ट्रिब्यूनल ने डिसाइड करना होता है कि कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा और कौन सा हम लॉ या लीगल फ्रेमवर्क ऑप्ट करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, ईदर फॉर द सब्सटेंटिव लॉ और द प्रोसीजरल लॉ। तो जब ऐसा होता है तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट आ जाते हैं, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ केस लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ जूरिस्प्रूडेंस है जो डेवलप हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू चॉइस ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल सिलोमेरिका टेस्ट है हमारे पास, जो कहता है कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है एज सच डिफाइंड लॉ कि कौन सा अप्लाई करेगा ऑन आर्बिट्रेशन, तो आप देख लो कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई करता है, कि उन्होंने पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट पे कौन सा गवर्निंग लॉ अप्लाई करवाया है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ रजिस्टर करवाया है, तो वहीं से हम डिराइव कर सकते हैं क्लोज कनेक्शन टेस्ट, कि कौन सा लॉ है जो पार्टीज रेलिवेंट डिक्लेयर कर रही थी टू देयर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। और इसलिए क्योंकि पार्टीज ने आर्बिट्रेशन के हवाले से कोई लॉ नहीं बताया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला लॉ ही एक्सटेंड करके आर्बिट्रेशन पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू पार्टीज अगर गैप छोड़ देती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ट्रिब्यूनल्स उस पर इस तरह से डील करते हैं और डिसाइड करते हैं। And that is essentially the theory of choice of law. Interim relief. अब interim relief से मुराद बेसिकली ये है कि जिस तरह हमारी टिपिकल लिटिगेशन में ये होता है कि जजेस हमारे पास जो स्टे ऑर्डर दे देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ताकि किसी भी पार्टीज के इंटरेस्ट को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। अब उसी तरह इंटरिम रिलीफ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इंटरिम रिलीफ का मकसद यही होता है कि ट्रिब्यूनल एक ऐसा इंटरिम रिलीफ दे देता है जो टेम्परेरी होता है नेचर में, कि प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी भी जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता है जिसकी वजह से किसी भी पार्टीज को किसी किस्म का नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल के जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है, इट कैन नॉट बी सोल्ड फर्दर, और ना ही उसकी जो नेचर है उसको चेंज किया जा सकता है। जिस तरह हमारे मैंडेटरी इंजेक्शंस होती हैं, इंजेक्शंस होती हैं, तो सिमिलरली हमारे पास इंटरिम रिलीफ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है विद इन आर्बिट्रेशन। ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देता है दैट both the parties cannot deal in such manner with the subject matter of the dispute, and therefore the rights and interests of both parties are being protected by that order or interim relief. तो इसके बेसिस के ऊपर दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। And then we have the essentially complete life cycle of, yes, Umar. Umar, do we have a question? है कि आपने माशाल्लाह सर बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया है। तो सर काइंडली अगर इसमें अगर ये दो तीन चीजें अगर आप और ऐड कर दें कि एक तो जो पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में ही लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा, तो पाकिस्तान के हवाले से कि कौन सा लॉ मौजूद है, कौन सा लॉ किस तरह डील करता है, इसका प्रोसीजर क्या है, फिर ये जो नोटिस बन के जाते हैं उनके सैंपल वगैरह, और दूसरी जो चीज आ जाती है ये ड्राफ्ट किस तरह होता है। तो ड्राफ्ट के दो तीन सैंपल प्रैक्टिकल वर्क के लिए अगर वो भी साथ शेयर कर दिए जाए तो मेरा ख्याल है वो
थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होगा सबके लिए। ठीक है। उमर, जस्ट अ क्लेरिफिकेशन के ड्राफ्ट आप आर्बिट्रेशन क्लॉज के हवाले से कह रहे हैं, किस तरह का होता है? यस सर, आर्बिट्रेशन क्लॉज भी और आर्बिट्रेशन के जो ड्राफ्ट होते हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक। पाकिस्तान ठीक में है, अगर कोई आर्बिट्रेटर मुकर्रर होता मैं है फिर वो अभी किस तरह आपसे शेयर भी कर करते देता हूँ हैं। स्क्रीन पे। अच्छा, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आर्बिट्रेशन कि में सबसे पाकिस्तान मेन, में। जी जी करेक्ट। सर, मेन चीज अच्छा। आर्बिट्रेशन के लिए सबसे मेन चीज होती है आपकी ड्राफ्टिंग, कि जी जी। आप जो ड्राफ्ट बनाते हो, जो दोनों पार्टीज को सेटल करने के लिए जो ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, अगर उनके सैंपल और वो अगर ड्राफ्ट वगैरह बता दे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। और ऑलराइट। पाकिस्तान में कौन कौन सा लॉ इनको डील करता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल है या ऐसा कौन सा लॉ मौजूद है। ठीक। अच्छा उमर, सबसे थैंक पहले यू जो सो मच सर। पाकिस्तान के रेलिवेंट आर्बिट्रेशन लॉज है उसमें हमारे पास आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940 आ जाता है। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लॉ है, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है, जिस पे अभी रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी में एक सेशन हुआ था, तो वो बता रहे थे कि फॉर द फेडरल लॉ वहाँ पे एहसन इकबाल साहब हैं जो लीड करें एसेंशियली इस प्रोग्राम को, कि फेडरल का लॉ भी चेंज किया जाए और पूरे पाकिस्तान का जो आर्बिट्रेशन का लॉ है जो बहुत आउटडेटेड हो चुका है उसको भी अपडेट किया जाए। एंड आई एम होपफुल कि विद इन अराउंड 6 मंथ्स हमारे पास अमेंडमेंट आ जाएगी, जिससे पूरा हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है जो चेंज हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। जहाँ तक ड्राफ्टिंग की बात है विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन क्लॉजेज, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे आर्बिट्रेशन का, जो पार्टीज ने ड्राफ्ट करने होते हैं, इस पे हमने वैसे डिटेल डिस्कशन कल भी की थी और मैंने एक सैम्पल कल भी शेयर किया था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर भी कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और ये विजिबल है सारों को? यस सर। और ये मैं कल भी डिस्कस कर रहा था बेसिकली इस आर्टिकल। ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये है क्या। बेसिकली ये एक मूड प्रॉब्लम थी, जो कि इसका मैं एक पार्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के दरमियान में। अब ये सेल्स एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में। ये हमारे पास पार्टीज के नाम आ गए हैं यहाँ पर, सेलर और बायर, और सिमिलरली उनकी ऑब्लिगेशंस डिफाइंड है। अब मीन वाइल इसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उन्होंने एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर हेडिंग में। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आर्बिट्रेशन क्लॉज का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो रिलेट कर रहा है आर्बिट्रेशन क्लॉज से। इसको हम रीड करें तो ये कहता है द कोर्ट्स इन मेडिटेरेनियो इज अ कंट्री विद इन दिस मूड प्रॉब्लम have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with this contract। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से रेलिवेंट कोई भी इशू है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से जो भी डिस्प्यूट आएगा वो कोर्ट्स ने डील करना है। बट मूविंग ऑन ये कहता है सब्जेक्ट टू द बायर्स राइट टू गो टू आर्बिट्रेशन परसुएंट टू पैराग्राफ 2। यानी कि पैराग्राफ 2 में राइट टू रेफर टू आर्बिट्रेट जो बायर के पास है वो बताया गया। तो इसेंशियली आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म हो रहा है। अब इसको हम देखें तो टिपिकली इसी तरह के आर्बिट्रेशन क्लॉजेज होते हैं, जिसके कोर एलिमेंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। इफ़ यू कैन कांटेक्ट द ऑर्गेनाइजर्स तो वो आपसे रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे, तो आप उससे एक दफ़ा गो थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब इसमें उन्होंने फर्स्टली डिफाइन किया होगा कि वो चाह रहे हैं टू गो फॉर आर्बिट्रेशन। सेकेंडली उन्होंने स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन बताया होगा कि ये आर्बिट्रेशन के लिए है जो हम जाएंगे वो किस किस मैटर से रिलेट कर सकती है। थर्डली उन्होंने ये बताया होगा कि क्या ये इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है या एडॉक आर्बिट्रेशन है। एंड मूविंग ऑन, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, यानी कि प्रोसीजरल लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, गवर्निंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कि सब्सटेंटिव लॉ जो मेरिट से रिलेट करता है वो कौन सा लॉ है, और सिमिलरली आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे, अपॉइंट किस तरह होंगे, और लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। ये वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स होते हैं जो आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज में ड्राफ्ट करते हुए ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली होता है, ये आपने लिखने होते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड। ये अगर आप देखें तो ये फर्स्ट लाइन यही कह रही है द बायर हैज द राइट टू रेफर एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद दिस कॉन्ट्रैक्ट टू आर्बिट्रेशन अंडर द एलसीआईए रूल्स। यानी कि बायर के पास राइट चला गया है टू रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे टू रेफर एनी डिस्प्यूट अराइजिंग इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इज वेरी वाइड। यानी कि किसी भी किस्म का डिस्प्यूट जो कॉन्ट्रैक्ट से रेलिवेंट आ रहा है उसको हम आर्बिट्रेशन के लिए लेके जा सकते हैं। किस तरह लेके जाएंगे, अंडर द एलसीआईए रूल्स। यानी कि हमने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को अडॉप्ट कर लिया है एज आवर इंस्टीट्यूशनल मैनेजर, और उन्हीं के रूल्स को हम अडॉप्ट करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रेशन।
अब सिमिलरली उन्होंने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बता दिए हैं और उनकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बता दिया है, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का बता दिया है, लैंग्वेज का बता दिया है और गवर्निंग लॉ या सब्सटेंटिव लॉ का भी बता दिया है। तो टिपिकली इसी तरह से आर्बिट्रेशन क्लॉजेस डिजाइन किए जाते हैं जिसमें कोर एलिमेंट सारे फुलफिल किए जाते हैं। इसके अलावा मजीद सैम्पल क्लॉजेस भी मैं ऑर्गेनाइजर से शेयर कर दूंगा और आप उनको बाद में कॉन्टैक्ट करके वो भी देख सकते हैं। आई होप इट रिजॉल्व्स योर क्वेरी। So let's come back to the life cycle of the international disputes with respect to arbitration. पार्टीज के दरमियान में सबसे पहले देखेंगे तो डिस्प्यूट आएगा। डिस्प्यूट ही नहीं आएगा तो किसी किस्म की रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्यूट आ गया तो उनके पास 2-3 ऑप्शन है, या वो लिटिगेशन के लिए चले जाए, या वो निगोशिएशन या मीडिएशन के लिए चले जाएं, या फिर वो आर्बिट्रेशन के लिए चले जाएं। अगर तो वो निगोशिएशन या मीडिएशन के लिए जाते हैं तो यहाँ से सीधा आप एरो देख रहे होंगे, निगोशिएट करेंगे या मीडिएट करेंगे और इसके 2 आउटपुट्स होंगे, या तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा या वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो सकेगा। अब वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। अगर वो आर्बिट्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो फर्स्टली रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन फाइल करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन के लिए भी हो सकती है अगर वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन चाहते हैं, या फिर इंडिविजुअली आर्बिट्रेटर्स के पास भेजी जा सकती है अगर वो एडॉक आर्बिट्रेशन है। इसको कंफर्म किया जाएगा बाय द ट्रिब्यूनल और अकॉर्डिंगली दूसरी पार्टीज के साथ भी ये रिक्वेस्ट शेयर की जाएगी। देन वी विल हैव द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि आर्बिट्रेशन में बाइफर्केशन होती है बिटवीन द प्रोसीजरल इश्यूज या फिर जुरिस्डिक्शनल फेजेस एंड द सब्सटेंटिव इश्यूज या फिर मेरिट्स का फेज। तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन का मैटर डील किया जाएगा कि क्या आर्बिट्रेशन का जो मैटर लाया जा रहा है उसके ऊपर आर्बिट्रेटर्स की जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं। जब ये इश्यूज सेटल हो जाते हैं तो हम मेरिट्स की तरफ जाते हैं कि क्या पार्टीज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्या वो वाकई लायबल हैं या नहीं है, क्या ये एलिगेशंस प्रूव हो रहे हैं, एविडेंसेस प्रोड्यूस जो लाए जा रहे हैं वो किस पार्टीज के फेवर में वे डाउन कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो लाइबिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी उनकी बेसिस पे डैमेजेस असेस किए जाएंगे और उनको वैल्यू इवेल्युएशन करके प्रॉपर एक अवार्ड की सूरत में फाइनलाइज कर दिया जाएगा। जब अवार्ड इशू हो जाएगा तो ट्रिब्यूनल डिफंक्शनल हो जाएगा, ट्रिब्यूनल का रोल खत्म हो जाएगा और अवार्ड दोनों पार्टीज के साथ शेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद अवार्ड को इन्फोर्स रिकग्नाइज किया जाएगा, फिर इन्फोर्स किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो डिस्प्यूट इसेंशियली रिजॉल्व हो जाएगा और पूरा लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। मीनवाइल जब अवार्ड इशू हो चुका है, अवार्ड इशू होने के बाद ये चांस भी एग्जिस्ट करता है कि अवार्ड को चैलेंज किया जाए विद इन द नेशनल कोर्ट्स और उस चैलेंज की बेसिस पे अवार्ड ही सेट असाइड या नलीफाई कर दिया जाए। इसके बारे में हम थोड़ा मजीद आगे भी पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इफ वी आर गोइंग फॉर आर्बिट्रेशन तो सबसे पहले जो भी काउंसिल होगा फॉर ईदर पार्टी वो अपने क्लाइंट के हवाले से कुछ फैक्टर्स देखेगा। वो देखेगा जुरिस्डिक्शन के हवाले से कि हमारे जो फॉर एग्जांपल अगर क्लेमेंट का काउंसिल है वो देखेगा क्लेमेंट की बेसिस क्या है फॉर जुरिस्डिक्शन। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, क्या आर्बिट्रेशन क्लॉज वैलिड है, क्या वो इनवैलिड है, क्या उसके अंदर सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज वो फुलफिल किए गए हैं या नहीं किए गए। क्योंकि अगर क्लेमेंट लेके आ रहा है अ क्लेम फॉर आर्बिट्रेशन तो रिस्पोंडेंट सबसे पहले आर्गू ये करेगा कि इस क्लेम की कोई बेसिस ही नहीं बनती और आर्बिट्रेशन के लिए जुरिस्डिक्शन ही नहीं है बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो अकॉर्डिंगली वो इवेल्युएट करेगा उसका क्लेमेंट का जो काउंसिल है कि क्या स्ट्रेंथ है उस पार्टी की। सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड फॉर द मेरिट्स ऑफ द केस एज वेल कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है केस की, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, दूसरी पार्टी के पास क्या पॉसिबल डिफेंसेस मौजूद हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ एज वेल एज द फैक्ट्स। तो दोनों को एनालाइज किया जाएगा। एंड मूविंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू डैमेजेस, ये असेस किया जाएगा कि क्वांटम ऑफ डैमेजेस क्या है, उनको इवेल्युएट किस तरह से किया जाएगा और किस एक्सटेंट तक हमें जो लॉस है वो अवॉइड किया जा सकता है, क्या उस लॉस के ऊपर इंटरेस्ट भी हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। वो सारी चीज़ें जो है कंसिडर की जाएंगी। और अगर हमें डैमेजेस नहीं मिल सकते तो क्या हमारा केस ऐसा है जिसमें हमें फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकती है या रिकवरी ऑफ सर्टेन गुड्स मिल सकती है। तो अकॉर्डिंगली काउंसिल ये सारी चीज़ें विद ड्यू डिलिजेंस एंड रीजनेबलनेस देखेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लाइंट। एडिंग टू दिस वो ये भी देखेगा कि अगर हम आर्बिट्रेशन के लिए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ लिटिगेशन और निगोशिएशन और मीडिएशन, आर्बिट्रेशन हमारे लिए फिजिबल क्यों है, क्या इसमें हमारा ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन कम है, अगर हम जा रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ऑफ बाइफर्केशन और नॉट।
विच मीन्स कि क्या ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शनल मैटर्स के ऊपर सेपरेटली डील करेगा और अवार्ड इशू करेगा, और सब्सटेंटिव मैटर्स के लिए सेपरेटली केस सुनेगा और अवार्ड इशू करेगा, या फिर उन दोनों को इकट्ठे लेकर चलेगा, क्योंकि इन दोनों की अपनी इम्प्लीकेशंस है विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ द केस। एंड सिमिलरली क्या अगर अवार्ड आ जाता है, क्या उसके एनलमेंट के क्या चांसेस है, क्या उस पर अपील आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इसेंशियली इस तरह की सारी ड्यूरेशन जो एक रीजनेबल अच्छा वकील अपने क्लाइंट के लिए देखता है, उस तरह की सारी फैक्टर्स के ऊपर ड्यू डिलिजेंस के साथ वो काउंसिल देखेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लाइंट। तो ये सारी हमारी एफर्मेशन अब तक हो गई, हमने एनालिसिस कर लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर आर्बिट्रेशन। अब इनिशिएट किस तरह से होगा प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड, एक रिक्वेस्ट फाइल की जाएगी, बट इवन बिफोर दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे एज वेल के मल्टी टियर आर्बिट्रेशन क्लॉजेज होते हैं। मल्टी टियर से मुराद ये है कि उनके लेवल्स होते हैं, जिसमें पहला लेवल ये होता है कि बिफोर गोइंग टू आर्बिट्रेशन आपने कोशिश करनी है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की थ्रू सम अदर मीन्स, फॉर एग्जांपल मीडिएशन। तो ये सारा कुछ आर्बिट्रेशन क्लॉज में ही लिखा होगा। तो हो सकता है आपने आर्बिट्रेशन इनिशिएट करने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी स्टेप्स लेने हो, और अगर वो आप लिए बगैर आर्बिट्रेशन में जाएं तो वो अगेन जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चंस में चैलेंज किया जा सकता है फ्रॉम द अदर पार्टी कि आपने डिस्पाइट द फैक्ट के आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिखा हुआ था कि हम पहले मीडिएट करेंगे, एंड अपॉन फेलियर ऑफ मीडिएशन आर्बिट्रेशन में आएंगे, तो आप मीडिएट किए बगैर ही आर्बिट्रेशन में आ गए, तो वो बिला वजह प्रोसेस इंट्रेंच होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, और उसका फायदा नहीं होगा इफ यू आर गोइंग फॉर आर्बिट्रेशन। तो अकॉर्डिंगली आपने प्रिलिमिनरी स्टेप्स देखने हैं विद ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद आप नोटिस टू कमेंस आर्बिट्रेशन फाइल करेंगे विद द ट्रिब्यूनल, विद द इंस्टीट्यूट, विद द अदर पार्टी एज वेल। और उसके बाद अगर आपने पहले उससे पहले कोई और निगोशिएशन करनी थी तो वो करेंगे, एंड इवेंचुअली यू विल फाइल फॉर आर्बिट्रेशन। जब ये हो जाएगा देन यू विल, जैसे प्रीवियस लाइफ साइकिल में हमने डिस्कस किया था, विल मूव ऑन टू स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंसेस, एंड इवेंचुअली रिप्लाई, इट्स रिजॉइंडर, एंड देन हियरिंग ऑफ बोथ पार्टीज, the post hearing brief, and eventually to the award। अब इसमें लाइफ साइकिल कुछ हद तक वेरी कर जाता है, जनरली लाइफ साइकिल इसी तरह का होता है, बट इट डिपेंड्स कि आप लोगों ने फ्रेम किस तरह से किया है। अगर एडहॉक है तो वो डिपेंड करेगा पार्टीज ने कौन सा लॉ चूज किया है, या फिर अगर उन्होंने खुद से कोई प्रोविजंस डिस्क्राइब या डिफाइन की हैं तो वो क्या प्रोविजंस थी। अगर इंस्टीट्यूट्स है तो इंस्टीट्यूट्स के भी थोड़े बहुत वेरी करते हैं आपस में रूल्स, तो इस वजह से लाइफ साइकिल थोड़ा सा वेरी कर सकता है, एंड इट इज सब्जेक्टिव and depends on the choice of the parties। अकॉर्डिंगली अब अगर कमेंसमेंट होगी है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? कुछ इफेक्ट्स हमने कल डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो सब्सटेंटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? सब्सटेंटिव इफेक्ट से मुराद ये है कि अगर आप आर्बिट्रेशन शुरू कर रहे हो तो ये किस किस्म की ऑब्लिगेशंस इंपोज कर रहा होगा ऑन द पार्टीज, राइट्स या ड्यूटीज किस तरह की ओरिजिनेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजरल डेडलाइंस आ सकती है। अगर एक पार्टी ने रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन फाइल कर दी है तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशनल रूल्स द अदर पार्टी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिस्पॉन्स टू दैट विद इन 30 डेज। अगर वो 30 डेज में नहीं करता तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, और उस पार्टीज के बगैर ही डिफॉल्ट अवार्ड इशू किया जा सकता है विदाउट देयर प्रेजेंस। तो अकॉर्डिंगली एक इफेक्ट ऑफ कमेंसमेंट है कि अगर रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन फाइल हो गई है तो कुछ डेडलाइंस आ सकती हैं प्रोसीजरल, जिसके लिए आपने अकाउंट करना होगा, and accordingly you have to file this proper statement of claims and statement of damages if you are a claimant। प्रोसीजरल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल के प्रोसीजर में क्या implications आएंगी अगर आर्बिट्रेशन शुरू करें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करना होगा, क्योंकि विदाउट ट्रिब्यूनल आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स होगी, प्रिलिमिनरी आपके प्रोसीजरल इशू सेटल होंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किए जाएंगे, प्रोसीजरल ऑर्डर 1 इशू होगा। इनके ऊपर डिटेल्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आगे वाली स्लाइड्स आ रही हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स के डिस्प्यूट विल बिकम पब्लिक और नॉट, और कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह से इंश्योर किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल रूल्स। तो ये सारे प्रोसीजरल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स हमने कल भी डिस्कस किया था, विच इज एन इफेक्ट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट अर्ली स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, जिसमें आपने डिसाइड करना होता है कि आर्बिट्रेटर्स किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्री डिटर्मिन्ड रूल्स। तो हो सकता है वो एक सोल आर्बिट्रेटर हो, सिर्फ एक बंदा अपॉइंट किया जा रहा हो सकता है वो 3 हो सकता है वो 5 हो। Reason for the number of arbitrators being odd is that there is no tie between arbitrators। अगर 4 हो तो ऐसा हो सकता है 2 arbitrators साइड करे हो क्लेमेंट की तरफ, 2 साइड करे हो रिस्पोंडेंट की तरफ। तो अगर ऑड नंबर होता है तो उनमें से एक प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर बन जाता है,
और दूसरे नॉर्मल आर्बिट्रेटर्स होते हैं। और इन केस ऑफ अ टाई प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर का वोट फाइनल काउंट किया जाता है और वो जिसकी फेवर में जाता है अवार्ड उसी की फेवर में जाता है। एंड अकॉर्डिंगली इन आर्बिट्रेटर्स की ड्यूटीज होती हैं टू बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल टुवर्ड्स बोथ पार्टीज। किसी भी किस्म की बायसनेस शो नहीं कर सकते, उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल रह के एक क्रेडिबल पोजीशन में अपना अवार्ड इशू करना होता है और पूरी हेयरिंग्स कंडक्ट करनी होती है। And accordingly they have to be deemed credible and they have to practice their execution with respect to their reputation कि वो आर्बिट्रेटर के तौर पे अपनी जो सारे उनके कोड ऑफ एथिक्स है उनको फॉलो करते हुए अपनी जो है अपॉइंटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हुए एक अवार्ड इशू करें। एंड सिमिलरली जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स है उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जब पार्टीज अपॉइंट करी हो वो ये भी देख लेंगे क्या आर्बिट्रेटर अवेलेबल और प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है भी टुवर्ड्स दैट पार्टी और नॉट, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्सिव ही नहीं है तो फायदा ही नहीं है टू अपॉइंट दैट आर्बिट्रेटर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड प्रोसीजरल ऑर्डर नंबर 1। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द हियरिंग ऑफ पार्टीज के फॉर्मली प्रोसीजर स्टार्ट हो, an agreement is signed between the parties after the case management conference, जिसमें essentially एक ground जो है ना सेट कर रहे होते हैं फॉर द कमिंग स्टेजेस। उसमें सारा कुछ ये सेट कर रहे होते हैं कि पार्टीज कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, चीज़ें बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना आए और रीइटरेट की जा रही होती है इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इवन दो अगर वो पहले से आर्बिट्रेशन क्लॉज में भी मौजूद हो। लेकिन आर्बिट्रेशन क्लॉज में फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेटर्स के नाम तो पहले से मौजूद नहीं होते, तो अकॉर्डिंगली टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सारी जो डिटेल्स हैं वो स्पेसिफाई कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल पार्टीज कौन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके वकील कौन है, कौन से आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए गए हैं, किस पार्टी की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर कौन सा है, एप्लीकेबल रूल्स कौन से हैं, सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है, प्रोसीजरल लॉ कौन सा है, तो ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। उनकी बेसिस पे फिर बाद में हमारी प्रोसीडिंग्स जो है शुरू हो जाती हैं। Then we have a procedural order number 1. It is essentially an update on the entire dispute, जिसके अंदर बेसिकली बताया ये जाता है कि टाइम टेबल क्या है। सिमिलर टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये भी ग्राउंड सेट कर रहा होता है फॉर द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीजरल ऑर्डर जो है ये बेसिकली इशू किया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल, जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनकी तरफ से, जो सारे प्रोसीजरल मैटर्स जो होते हैं ना उनको डिलीनिएट कर देते हैं विद इन दैट ऑर्डर, जिसमें वो लोकेशन बता देंगे, वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन है वो कहाँ पर होगा, फीस कितनी होगी, टाइमिंग्स ऑफ दी हियरिंग्स, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, पार्टीज जो है वो कहाँ कहाँ की सिग्नेटरीज हैं, कौन से रूल्स उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं, और जो रेलिवेंट जो भी थीम्स या फिर लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो उस पर डिस्कस कर देते हैं आर्बिट्रेटर्स फॉर द बोथ पार्टीज, ताकि उनकी बेसिस के ऊपर दोनों पार्टीज आगे अपने मामला लेके या अगर कोई ऑब्जेक्शन है वो हेयरिंग में सुनी जा सके। तो हेयरिंग से पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी होती। देन वी हैव द बाइफिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इस पे जैसे मैंने पहले कहा आर्बिट्रेशन में यूजुअली ये होता है कि सेपरेट रखे जाते हैं जुरिसडिक्शनल इश्यूज फ्रॉम द इश्यूज ऑफ सब्सटेंटिव मैटर्स। सब्सटेंटिव मैटर्स में हमारे पास लाइबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी पार्टी लाइबल है, या फिर कौन सी पार्टी अगर लाइबल है तो उस पर किस किस्म की रेमेडी दूसरी पार्टी को दी जाएगी, या फिर कोई पार्टी लाइबल ही नहीं है। जुरिसडिक्शनल में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या आर्बिट्रेटर्स के पास पावर है टू लिसन दिस डिस्प्यूट, क्या ये मैटर आर्बिट्रेबल है, क्या आर्बिट्रेशन इन्वोक की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो इस तरह के सारे मैटर्स जो हैं वो जुरिसडिक्शन में डील किए जाते हैं। यूजुअली ये होता है कि ये दोनों मैटर्स सेपरेटली डील किए जाते हैं, जुरिसडिक्शनल सेपरेट होते हैं और सब्सटेंटिव मैटर्स सेपरेट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है इस बाइफरकेशन में ही पार्टीज ये कह दें कि वी वांट अ सेपरेट अवार्ड फॉर जुरिसडिक्शनल इश्यूज एंड अ सेपरेट अवार्ड फॉर सब्सटेंटिव इश्यूज, तो पार्शियल अवार्ड्स भी इशू किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी एज वेल एज द विल ऑफ द पार्टीज। एंड देन वी हैव द चैलेंजेस टू जुरिसडिक्शन। अब इसमें हमारे पास कुछ डॉक्ट्राइंस हैं जो रेलिवेंट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो रेलिवेंट हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हियरिंग स्टार्ट हो गई है और जुरिसडिक्शन के इश्यूज आ चुके हैं तो उसमें जुरिसडिक्शन को चैलेंज किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। उसके एसेंशियली जो ग्राउंड्स हैं मेनली वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन में भी मौजूद है विद इन द आर्टिकल 5 विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन इसमें बेसिकली जो टू मेन कॉन्सेप्ट्स है जो डिस्कस किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी अगर ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो उस बेसिस पे आर्बिट्रेशन क्लॉज वॉइड नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो आपके जहन में ये बात आएगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे आर्टिकल्स वॉइड हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज मौजूद था तो वो भी वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो वॉइड हो गया तो पूरी आर्बिट्रेशन ही वॉइड होगी। लेकिन
under the doctrine of separability, this is not true. I believe we have less than 1 minute. We can discuss the doctrine of separability within the new link. So I'll stop sharing और हम new link join कर लेते हैं and we will continue from separability. I'll start within a minute ताकि सब join कर लें तो फिर हम resume कर लेते हैं. All right, let's start. अच्छा, so we left off at the doctrine of separability. तो बेसिकली ये डॉक्ट्राइन कहता ही है कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है विद इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सेपरेट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ ऑल्दो इट इज विद इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट. वो कहता ही है कि लीगल बेसिस फॉर द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज डिफरेंट फ्रॉम द लीगल बेसिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने की वजह से आर्बिट्रेशन क्लॉज वॉइड नहीं होगा. Arbitration clause will still sustain and survive even though if the contract is void. तो इस वजह से जो है आर्बिट्रेशन पे फिर भी हम प्रोसीड कर सकते हैं. तो बेशक अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है तो ट्रिब्यूनल फिर भी उस मैटर के ऊपर उस डिस्प्यूट के ऊपर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकता है. एंड सिमिलरली वी हैव अनदर डॉक्ट्राइन व्हिच इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस एंड व्हिच सेज के द ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ देयर ओन जुरिसडिक्शन. यानी कि जो ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर्स की बॉडी है वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है तो वो डिसाइड करे कि क्या वो कॉम्पिटेंट हैं टू डिसाइड दिस मैटर और नॉट. ये 2 दफ़ा कॉम्पिटेंस से एसेंशियली आ रहे हैं तो उसी तरह उन्होंने नाम कंबाइन करके एक डॉक्ट्राइन डिलिनिएट कर दी है कि वेदर द ट्रिब्यूनल इज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द केस एट हैंड और नॉट. तो इस बेसिस के ऊपर बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट्स हैं फ्रेम किए जाते हैं यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू डॉक्ट्राइंस. और जो बेसिस है हमारे पास जुरिसडिक्शनल चैलेंजेस की उसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो हम आगे डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे वो लिस्ट डाउन भी किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल लैक ऑफ कंसेंट फॉर arbitration clause is void, it was defective or pathological, which is the same thing essentially कि वो void था. dispute is out of arbitration तो इस वजह से वो arbitrable ही नहीं है. And lastly, failure to comply with formal requirements for arbitration agreement. All right, main substantive pleadings. This is also within the written form. और ये पे से वही बात है कि firstly जो है सारे facts, laws और सारी चीज़ों को consider करते हुए claimants file करेगा a memorial or a statement of claim you could say, and then there will be a counter memorial or a statement of defense by the opposing party या फिर respondent की तरफ से. ये पहला राउंड ऑफ प्लीडिंग्स होता है. ये रिटन फॉर्म में हो रहा है अभी तक. सेकेंडली दोबारा से स्टार्ट होगा क्लेमेंट से. क्लेमेंट फाइल करेगा टू द काउंटर मेमोरियल जिसमें सारे जवाब दिए गए होंगे मेमोरियल के और उनकी रिस्पोंडेंट के अपने ग्राउंड्स भी डिफाइन किए गए होंगे. तो उन चीज़ों का जवाब देगा क्लेमेंट दोबारा से विद इन अ रिप्लाई. जब रिप्लाई फाइल कर देगा तो रिस्पोंडेंट उस रिप्लाई के जवाब में रिजॉइंडर फाइल करेगा. ये सारा कुछ ट्रिब्यूनल को प्रेजेंट किया जाएगा विद इन अ रिटन फॉर्म. और इसके वो अपने सारी रिटन चीज़ों के साथ अपने सपोर्टिंग एग्जिबिट्स, एविडेंसेस, विटनेस स्टेटमेंट्स, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह जो भी चीज़ उनके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट कर रही है वो एज एन एग्जिबिट अटैच कर सकते हैं. एंड आई हैव जस्ट सेड कि जिस तरह के जो भी एविडेंसेस हैं वो अटैच कर सकते हैं. एविडेंसेस में बेसिकली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाता है,
न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की फॉर्म में, फैक्ट विटनेसेस आ सकते हैं, उन्हीं विटनेसेस की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, एक्सपर्ट विटनेसेस की टेस्टिमनी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्यूट एट हैंड। तो किसी भी किस्म के एविडेंसेस फॉर एग्जांपल हमारे लिटिगेशन में यूज होते हैं, उसी तरह के एविडेंसेस हमारे पास रिटन प्लीडिंग्स में सपोर्ट करते हुए एज एन एग्जिबिट अटैच किए जा सकते हैं विद इन द रिटन स्टेटमेंट्स। तो उसके बाद हमारे पास एविडेंसेस बेसिकली दैट इज फॉर द प्रूविंग ऑफ द फैक्ट्स, बेसिकली जिसकी बेसिस पे आपने अपना लीगल आर्ग्यूमेंट बनाया होता है और उसी की बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी पार्टी ये केस जीत रही है। रेडफिन एंड हंटर बेसिकली कुछ प्रोफेसर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन, जो वर्ल्ड वाइड रिनॉन प्रोफेसर्स हैं और उनकी बुक भी है ऑन आर्बिट्रेशन दोनों की। तो वो कहते गए हैं कि जो 70% ऑफ द फैक्ट्स हैं up to 70% of the cases they are won on facts rather than law, and it is very true। मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकता हूँ कि मेरा लास्ट ईयर का जो विजमोट का कंपटीशन था जिसमें मैंने कम्पीट किया, जो कि बेसिकली मेरी ओरिजिनेट जहाँ से मेरी ओरिजिनेट कर गई सारी थिंकिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन और मेरा कीन इंटरेस्ट इनटू इट, उसमें मैंने ये देखा कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ट्रिब्यूनल को अपील नहीं करते एज मच एज द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो फैक्ट्स आप जिस तरह से ज़्यादा ड्रामेटिक हो के अपनी फेवर में प्रेजेंट कर सको, वो ज़्यादा अपील करता है ट्रिब्यूनल को टुवर्ड्स योर साइड एज कम्पेयर टू टेक्निकल लीगल आर्ग्यूमेंट्स। तो फैक्ट्स अगर आप अच्छे से मास्टर कर जाएं तो यू कैन विन योर केस इजली। And moving on, we have different categories of evidence. इस पे बात हो चुकी है. It can be documentary, it can be fact witnesses, it can be expert witnesses, it can also be in the form of site visits. में होता है कि ट्रिब्यूनल itself visits the site of the dispute. For example, अगर कोई हमारी ऑयल रिफाइनरी है जिसका हमारा डिस्प्यूट था, तो वो वहाँ जाके विटनेस कर सकती है साइट को, अगर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर करते हैं कि ट्रिब्यूनल को वहाँ पर जाना चाहिए, वो वहाँ की सिचुएशन देखे अगर डिस्प्यूट इस नेचर का हो, तो साइट विजिट्स भी ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं एज एन एविडेंस। नाउ मूविंग ऑन टू डैमेजेस। अब हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, एविडेंसेस आ गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स आ गए हैं, ट्रिब्यूनल ने डिसाइड करना इवेंचुअली विद रिस्पेक्ट डैमेजेस। ये एक फॉर्म ऑफ रेमेडी है बेसिकली। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ रेमेडीज एज वेल, जिसमें से हमने एक इंटरिम रिलीफ पहले भी डिस्कस की और बाकी हम आगे भी देखेंगे। तो क्लेमेंट क्लेम लाएगा, वो उसमें बताएगा दैट दे आर एक्सपेक्टिंग सम डैमेजेस और एनी अदर सॉर्ट ऑफ रेमेडी। अब डैमेजेस के हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने एज अ लॉ स्टूडेंट पढ़ी भी होंगी कि उसमें एक्चुअल, जनरल, एग्जाम्पलरी, प्यूनिटिव, हर तरह के डैमेजेस आ जाते हैं। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि डैमेजेस फॉर एग्जांपल अगर हमारी अमाउंट इन डिस्प्यूट 10 मिलियन थी और केस चल रहा है हम 4 साल से, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल के, वो इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हुए किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए हर तरह के डैमेजेस को असेस किया जा सकता है और इनको प्रूव और वैल्यूएशन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मार्केट वैल्यूज़ देखी जाती हैं, मार्केट अप्रोच क्या है, वो किस तरह से असेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट्स का इशू था, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स हैं कि एक पार्टी ने 100 कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल डिलीवर करने थे एंड दे फेल टू डिलीवर दोज कंप्यूटर्स, और उन कंप्यूटर्स के बेसिस पर अगली पार्टी ने आगे फॉर एग्जाम्पल कोई कार प्रोड्यूस करनी थी, तो क्योंकि ये सप्लाई चेन में इशू आ गया और उन्होंने वो 50 या 100 कंप्यूटर नहीं किए, अगली पार्टी आगे अपनी गाड़ियां नहीं बना सकी, तो अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मार्केट अप्रोचेस देखेंगे, मार्केट वैल्यूज देखेंगे और सारा जो कैश फ्लो का चार्ट्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो सारा कुछ देखते हुए डैमेजेस असेस किए जाएंगे और अकॉर्डिंगली वो एज एन अवार्ड किसी एक पार्टी को अवार्ड की जा सकती है। डैमेजेस को कम करने के लिए या फिर डैमेजेस के अगेंस्ट डिफेंसेस मुख्तलिफ यूज़ किए जाते हैं वे जो पार्टीज के, उसमें ये है जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टी ने तो गलती की तो दूसरी पार्टी भी इक्वली इन्वॉल्व थी, तो इसकी वजह से हो सकता है डैमेजेस कम हो जाए और ऐसा भी हो सकता है डैमेजेस अवॉर्ड ही ना किए जाए क्योंकि दोनों पार्टीज हो सकता है इक्वली एट फॉल्ट हो। तो सिमिलरली मुख्तलिफ हमारे पास उसमें भी थ्योरीज आ जाती है ना। नो डबल रिकवरी की थ्योरी है कि जितना रीजनेबली रिक्वायर्ड है डैमेज पे करना उतने ही पे किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता अगर उन्होंने पहले ही किसी फॉर्म में रिकवरी कर ली है तो वो बाद में दोबारा आर्बिट्रेशन में आके दोबारा डैमेजेस ले रहे हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली एक ग्राउंड सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए डैमेजेस हम अवॉइड करते हैं। द ट्रिब्यूनल अवॉइड्स द डैमेजेस और वो रीजनेबलनेस के ऊपर बेस्ड होता है। इंटरिम मेजर्स, इंटरिम मेजर्स पे हमने थोड़ी सी बात पहले भी की थी। उनका जो बेसिकली गोल होता है दैट इज सिमिलर टू इंजंक्शंस, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू मेंटेन द स्टेटस को।
होता ये टेम्परेरी नेचर है फॉर द टाइम प्रोसीडिंग्स। जब आर्बिट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तब ऑब्वियसली अवार्ड आ जाता है किसी एक पार्टी के फेवर में, और इंटरिम मेजर जो होते हैं एज डिकेड्स के वो इंटरिम है तो वो फिर डिसफंक्शनल हो जाते हैं और उनकी मजीद ज़रूरत नहीं रहती। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दी ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट डीलिंग इन एसेट्स, एसेट्स सब्सिक्वेंटली आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, प्रिजर्विंग द एविडेंस, उसको उसी फॉर्म में मेंटेन करना, और ये एग्जांपल्स हैं, ये आप बाद में स्लाइड्स में देख भी सकते हैं व्हेन आई शेयर देम। Hearing. Hearing is the most interesting part and the most appealing part for me, I would say. अब hearings before COVID it was not popular, लेकिन COVID के बाद से मुख्तलिफ arbitration की जो proceedings हैं it is cost effective as well कि वो hearings online conduct करी जाए, क्योंकि उनकी उसकी वजह से हमें वेन्यू के खर्चे वगैरह पार्टीज को पे नहीं करने होते, ऑनलाइन कंडक्ट हो जाए तो इट इज़ मोर फिजिबल फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल, क्योंकि उनको मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से फ्लाई करवा के वेन्यू पे लाना और उन सारों का खर्चा भी पे करना पार्टीज़ के लिए तरफ से, तो वो थोड़ा अनफिजिबल हो जाता है। तो इस वजह से हेयरिंग्स जो है इट इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड कि वो ऑनलाइन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो जाए। टिपिकली तो हेयरिंग्स में इसी तरह होता है कि वन पार्टी प्लीड्स देयर केस विच आर द क्लेमेंट, then the respondents present their case as a reply, then there are rebuttals by the claimant, and then there are surrebuttals by the respondents. तो order of proceedings में generally ये होता है कि opening statement apart from the argumentation order में ये होता है कि opening statements आ जाती हैं, फिर उनमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के evidences प्रोड्यूस किए जाएंगे in the form of witness examination, expert examination, और फिर eventually closing arguments similar to the litigation. हेयरिंग जब हो जाती है उसके बाद जैसे हमने पहले लाइफ साइकिल में भी देखा था पोस्ट हेयरिंग ब्रीफ होता है, ऐसी चीज़ें जो हेयरिंग में अनआंसर्ड रह जाती हैं उनका आंसर या उन पे क्लैरिफिकेशन पोस्ट हेयरिंग ब्रीफ में दी जाती है, जो कि रिटन फॉर्म में ट्रिब्यूनल के सामने फाइल किया जाता है। और इसी स्टेज पे जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी दोनों पार्टीज जो है शेयर करती हैं, और अकॉर्डिंगली जो डिफाइंड रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल है तो इंस्टीट्यूशनल रूल्स के तहत, एडॉक है तो जो पार्टीज ने डिसाइड किया अकॉर्डिंगली कॉस्ट जो है प्रेजेंट की जाती हैं और डिवाइड की जाती हैं बिटवीन द पार्टीज। And now, as you can see, the award is relevant to this part of the dispute cycle, जो यहाँ पे green में highlighted है, so that is rendered after the arbitral proceeding, and it has to be subsequently enforced. Categories or types of awards. There are multiple types of awards जिसमें final award है, partial और interim award है, default award है और consent award है. Final award is the most typical type of award which is in a form of a judgment, जो complete award होता है with respect to all of the issues, और जब ये issue हो जाता है उसके बाद tribunal का काम खत्म हो जाता है and it terminates to exist. It is a final award और ये दोनों parties के ऊपर binding होता है. Normally it is not appealable to a great extent. जनरली ये होता है कि अवार्ड्स के अंदर जो दो पार्ट्स है, एक पार्ट होता है प्रोसीजर और जुरिस्डिक्शन का, एक होता है सब्सटेंटिव और मेरिट्स का। जो सब्सटेंटिव और मेरिट्स वाला पार्ट डिसाइड कर दिया ट्रिब्यूनल ने, उससे जनरली छेड़छाड़ नहीं की जाती और उस पर अपील नहीं की जाती। अपील अगर की जाती है तो वो किसी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के अगेंस्ट की जा सकती है, इवन इफ इट एग्जिस्ट और नॉट। तो वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे कि अगर कोई इशू है तो वो जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड पे या प्रोसीजरल ग्राउंड पे अपील किया जा सकता है, लेकिन सब्सटेंटिव मैटर रिमेन्स अनऑल्टर्ड थ्रू आउट। अवार्ड इशू के बाद कुछ इंस्टीट्यूट्स ये रिक्वायर करते हैं कि उन अवार्ड्स की स्क्रूटनी हो बाय दोज इंस्टीट्यूट्स के, क्या उनमें कोई क्लरिकल एरर्स तो नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ इट क्या वो नज़र तो नहीं आ रहा है ये कम्प्लीटली बायस्ड अवार्ड है या नहीं है, तो वो एक एसेंशियली एक रीचेकिंग हो जाती है अवार्ड की। लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूट्स रिक्वायर नहीं करते, आईसीसी रिक्वायर्स इट, ये अकॉर्डिंगली फिर सब्जेक्टिव है और केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। पार्शल और इंटरिम अवार्ड ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इशू है रिस्पेक्ट टू द केस, फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्सटेंटिव मैटर स्पेसिफिक केस है जिसपे पार्टीज चाह रही है कि पहले ही अवार्ड आ जाए, रिक्वेस्ट कर सकती है ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल उस स्पेसिफिक मैटर पे एक सेपरेट छोटी किस्म की जजमेंट दे सकता है और इसको एक पार्शल अवार्ड के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, और उसकी अकॉर्डिंगली वो स्टेटमेंट ऑफ रीजंस भी देगा ट्रिब्यूनल के ये क्यों इशू किया जा रहा है और इसको इशू करने के बिहाइंड उनका रैशनल क्या था सर। डिफॉल्ट अवार्ड ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स में एक पार्टी प्रेजेंट ही नहीं आती, अगर करती अपने ना रीजंस को ना अपने रिप्रेजेंट, और वो खुद पेश ही नहीं होती बेसिकली बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो ऐसे केसेस में डिफॉल्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं और डिफॉल्ट अवार्ड इशू हो जाता है। लेकिन इसमें ड्यू प्रोसेस को इग्नोर नहीं करता ट्रिब्यूनल, प्रॉपर बर्डन ऑफ प्रूफ एलोकेट करके सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली देखा जाता है, और ऐसा नहीं होता कि किसी एक पार्टी को फेवर कर दी जाए जस्ट बिकॉज द अदर पार्टी वॉज एबसेंट। लास्टली वी हैव कंसेंट अवार्ड। कंसेंट
बेसिकली कि आर्बिट्रेशन चल रही थी, बीच में पार्टीज ने खुद ही डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया और ट्रिब्यूनल के पास आके कहती है हमने ये चीज़ें सेटल कर रही हैं और इस सेटलमेंट को आप एज एन अवार्ड इशू कर दो। अब इसमें ये नहीं होगा कि आर्बिट्रेशन खत्म हो जाए क्योंकि उनकी सेटलमेंट हो गई है, वो पार्टीज उस सेटलमेंट को ही एज एन अवार्ड इशू करवा लेती है फ्रॉम द आर्बिट्रेशन। तो बेसिकली आर्बिट्रेटर्स अपना पैसा नहीं छोड़ते क्योंकि वो एक दफ़ा अपॉइंट हो गए हैं, वो आर्बिट्रेशन कंप्लीट करवाते हैं। Now, let's move on to the next topic of remedies. All right. रेमेडीज हमारे पास सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो सकती, मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज होती हैं जो अवार्ड की सूरत में हमारे पास इशू की जाती हैं बाय द ट्रिब्यूनल। एंड इवन बिफोर द अवार्ड भी कुछ रेमेडीज हैं जो अवार्ड की जा सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरिम रिलीफ्स। ट्रिब्यूनल नॉर्मली डज नॉट अवार्ड एनी रेमेडी जो कि इधर उसकी रिक्वेस्ट नहीं की गई या फिर वो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज से ही बाहर हो, क्योंकि वो फिर नल एंड वॉइड हो जाएगी रेमेडी और वो उसको देने का इख्तियार उस आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल के पास मौजूद ही नहीं था, क्योंकि अगर उसका स्कोप ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से बाहर है तो वो उस चीज़ के ऊपर डील या डिसीजन सकती। And the most common type is obviously monetary damage, but still there are other types of remedies as well. For example, specific performance of the contract, recovery of specific objects, periodic payments हो सकती हैं कि वो इकट्ठे मांगे हो सकते हैं in the form of installments हो जाए, and accordingly उनकी assessment, allocation, division and specification वो सारा कुछ depend करता है on the tribunal. All right, these are some of the kinds of remedies that can be awarded: monetary compensation, specific performance, restitution, injunction, declaratory relief, rectification, and you can go through the others as well. All right, award. Award पे हमने पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर ली है तो ये थोड़ा सा repetitive हो सकता है. And award is basically a reasoned decision rendered by the arbitral tribunal. रीजन से मुराद ये है कि बेशक वो एक अवार्ड तो दे रहे होते हैं लेकिन स्टिल दे हैव टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एज वेल। यानी कि अगर उन्होंने कहा है कि पार्टी ए 50 लाख रुपया भरेगी टू पार्टी बी तो उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ रीजंस विद द अवार्ड वो उन्होंने इशू करनी होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ रीजन डिसीजन। एंड सिमिलरली उसके सेंट्रल फीचर्स में फाइनलिटी और बाइंडिंगनेस है, और अगर ये दोनों फीचर्स ना हो तो आर्बिट्रेशन का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो कंप्लीटली फाइनल या कंप्लीटली बाइंडिंग ना हो दोनों पार्टीज पे तो वो प्रोसेस फिर से वल्नरेबल हो जाएगा और उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। और अवार्ड्स के ऊपर बेसिकली क्लैरिफिकेशन की जा सकती है, सीखती है बोथ पार्टीज। जब अवार्ड इशू होता है तो दोनों पार्टीज के पास इख्तियार होता है कि वो क्लैरिफिकेशन मांग सकती है फ्रॉम दी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिफोर इट बिकम्स कम्प्लीटली फाइनल। एक टाइम पीरियड होता है जो स्पेसिफाई किया जाता है इंस्टीट्यूशनल रूल्स में, वो अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट्स बता देते हैं, एडॉक में या तो पार्टीज बता देते हैं या फिर ट्रिब्यूनल खुद ही बता देता है कि इस अरसे तक जो पार्टीज हैं वो क्लैरिफिकेशन मांग सकती हैं। क्लैरिफिकेशन हो सकती है किसी एरर, क्लैरिकल एरर हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ अपील हो सकती है, और किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन हो सकती है। अब ये अवार्ड जो इश्यू हुआ है इस अवार्ड के अगेंस्ट भी इसको चैलेंज किया जा सकता है इन ईदर द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन से मुराद यहाँ पर ये है कि उस इलाके या उस कंट्री की कोर्ट्स जिसका प्रोसीजरल लॉ आप फॉलो कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर स्विस एक्ट हमने अडॉप्ट किया था तो स्विट्जरलैंड के किसी भी कोर्ट में वो अवार्ड चैलेंज किया जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि जो रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट वाली जगह है, जो रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट वाली स्टेट है, आप उसकी स्टेट में जाकर वहां पर इस अवार्ड को चैलेंज कर दो और इस अवार्ड को सेट असाइड करवा दो, तो ये एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नाउ पार्शियल अवार्ड एंड इंटरिम मेजर, इस पे हम डिटेल डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। पार्शियल अवार्ड कुछ इश्यूज से डील करता है, इंटरिम मेजर्स टेम्परेरी रिलीफ्स होते हैं जो दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं बाय द ट्रिब्यूनल। इमरजेंसी आर्बिट्रेटर में भी थोड़ी सी बात पहले हुई थी कि बेसिकली इन केसेस ऑफ अर्जेंसी और इमरजेंसी जहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल चल रही थी, हुई नहीं थी, एक इमरजेंसी आर्बिट्रेटर लगाया जा सकते हैं अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो। नाउ कमिंग टू द एनलमेंट, once the tribunal issues a final award, the losing party's only recourse is to seek annulment. जो पार्टी हार गई है वो अब annul के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अगर एक फाइनल अवार्ड इशू हो चुका है, उस पर क्लैरिफिकेशंस भी आ चुकी है, सब हो चुका है, तो वो सिर्फ annulment के लिए जा सकती है कि अवार्ड सेट असाइड करवा दे। Can be done at the national courts of the seat जैसे मैंने अभी कहा, or either in the national courts of the place of recognition of or enforcement. इसके मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के आर्टिकल 5 में डिफाइंड है, जिसकी डिटेल आगे भी प्रोवाइडेड होगी।
ऑल राइट, एनलमेंट प्रोसीजर और इसकी लैंग्वेज ये डिपेंड करती है जुरिस्प्रूडेंस में अपने वर्ड्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल सेट असाइड इज यूज्ड इन न्यूयॉर्क कन्वेंशन, confirmation and vacatur is used in US litigation, and similarly annulment के जो procedures हैं और उसके ऊपर जो किस extent तक अपील possible है वो भी vary करती है from jurisprudence to jurisprudence। तो इसी वजह से जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको बड़े एहतियात से चूज करना चाहिए, ताकि अगर अवार्ड आ गया है और बाद में आप एनलमेंट के लिए जाओ तो उस सीट के लॉज भी काफ़ी रेलिवेंट है। तो आपके वकील को अगर पता हो और वो प्रॉपरली सीट चूज करे तो ये आपके फेवर में होगा। एंड यस, इफ एनलमेंट इज सक्सेसफुल तो मामला ही खत्म हो गया, अवार्ड सेट असाइड हो जाएगा एंड ईदर द आर्बिट्रेशन विल बी री इन्वोक्ड, दोबारा से आर्बिट्रेशन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि द मैटर इज लिटिगेटेड वंस अगेन। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन एंड enforcement, this is also one of the main core doctrines of the arbitration itself, which relates to the arbitral awards के arbitral awards को किस तरह से किया जाएगा, इन्फोर्स किस तरह से किया जाएगा, और इसलिए रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट है क्या। मोस्ट केसेस में ये होता है कि जो पार्टीज हैं उनके खिलाफ अगर अवार्ड आया है तो वो वॉलंटरीली उससे कंप्लाई कर जाती है। अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि पार्टी ये 50 लाख पे करेगी या इतने अरसे में इतनी अमाउंट पे करेगी तो वो पार्टी खुद ही पे कर देती है। इन केस ऐसा ना हो तो उस केस में क्या हो, उस केस में हमने, अगर पार्टीज ना वॉलंटरीली कंप्लाई करें उस केस में हमने कोर्ट्स इन्वॉल्व करनी होती हैं। एंड नॉर्मली इट इज़ द प्रोसीजर के रिकॉग्निशन भी कोर्ट से करवाई जाती है और इन्फोर्समेंट भी करवाई जाती है डिस्पाइट नॉर्मल कंप्लायंस और नॉट। रिकॉग्निशन से मुराद ये है कि आप अपना अवार्ड जो है पार्टी, जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है ईदर देयर और वेयर you are seeking recognition and enforcement, for example where the assets of other company are located, उस स्टेट में जाके उसकी कोर्ट्स में जाके रिकॉग्निशन सीख करोगे। रिकॉग्निशन से मुराद ये है कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगी अवार्ड को, उसको कहेगी कि ये फाइनल है और ऑन दो स्पेसिफिक इश्यूज ऑन दी स्पेसिफिक पार्टीज, यानी कि एक तरह से वैलिडेट कर देगी कोर्ट कि ठीक है ये अवार्ड पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है और फाइनल है फॉर दिस पार्टीज, और उसको यानी कि एक दफ़ा वेरीफाई कर देगी कोर्ट। इन्फोर्समेंट से मुराद ये है कि अब इन्फोर्समेंट इज अ स्टेप फर्दर फ्रॉम रिकॉग्निशन। इट मींस के जो अवार्ड था बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो कोर्ट्स हैं वो उस अवार्ड को इसेंशली एक जजमेंट की फॉर्म दे देंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि अवार्ड इटसेल्फ तो ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, उसको एग्जीक्यूशन के लिए जाना पड़ेगा इवेंचुअली टू द कोर्ट। तो कोर्ट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दैट अवार्ड उसको इन्फोर्समेंट के लिए डिक्लेयर कर देगी इन द जजमेंट, कि उसको इन्फोर्स जो है वो करवाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ जजमेंट बाय एनी सॉर्ट ऑफ कोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री। और इस इन्फोर्समेंट के बाद हम एग्जीक्यूशन की स्टेज पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी जजमेंट आती है कोर्ट की तो वो एग्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूट करनी होती है। लोकल पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो सकती है, किसी भी किस्म की एग्जीक्यूटिव बॉडी हो सकती है जिसने एग्जीक्यूट करना हो। तो वंस एनफोर्समेंट इज डन एंड अवार्ड इज गिवन द स्टेटस ऑफ अ जजमेंट बाय अ कोर्ट, वो फिर उस कोर्ट या उस स्टेट की जो एग्जेक्टिव्स हैं उसको इन्फोर्स करेंगे बाय एग्जीक्यूशन। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली, रिकग्नाइज हो रहा है, फिर इन्फोर्स हो रहा है और फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। और एग्जीक्यूशन में एग्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट आ जाएंगे, रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट के अंदर जुडिशरी ऑफ द स्टेट आ जाएगी। Now, recognition is termed as a shield, whereas enforcement is termed as a sword. Shield से मुराद ये है कि आप अवार्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको डिक्लेयर कर दिया फाइनल और बाइंडिंग। स्वॉर्ड से मुराद ये है कि अब क्योंकि वो एक दफ़ा वैलिडेट हो गया है, अब उस अवार्ड को लेके आप आगे बढ़ रहे हो टूवर्ड्स एग्जीक्यूशन। तो यही अब वही वाले कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। यू कैन गो थ्रू दीज स्लाइड्स एज वेल। Recognition and enforcement of arbitral awards. The Convention is the international treaty which relates to the recognition and enforcement. पाकिस्तान ने इसे 2005 में रेटिफाई किया था, but it was developed in 1958. Around 172 participatory states हैं इस convention की, which relates to the concept of recognition and enforcement. इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो है रूल्स है लेड डाउन है विद इन इट्स आर्टिकल्स, जो डील करते हैं रिकग्निशन से, इन्फोर्समेंट से, फॉर्मल रिक्वायरमेंट से आर्बिट्रल अवार्ड्स की, और सिमिलरली इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर ग्राउंड्स जिनकी बेसिस पे रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट डिनाई की जा सकती है और अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है।
तो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अवार्ड वो ये है कि वो रिटन फॉर्म में हो, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड और सर्टिफाइड हो बाय द ट्रिब्यूनल। और इसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशनल रूल भी हमारे हो सकता है जो हमें फॉलो करने हो। फॉर एग्जांपल अगर आईसीसी का कोई आर्टिकल ये कहता है कि स्क्रूटनी ऑफ द अवार्ड्स इज कंपलसरी, तो अगर अवार्ड एक दफ़ा इशू हो गया बाय द ट्रिब्यूनल, वो इंस्टीट्यूशन उसकी स्क्रूटनी भी करेगा और उसको एक दफ़ा वेरीफाई करेगा बिफोर इज इवेंचुअली रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड एंड रेंडर टू ईदर पार्टी। तो अकॉर्डिंगली न्यूयॉर्क कन्वेंशन के भी रूल्स रेलिवेंट होंगे, अगर इंस्टीट्यूशनल है तो इंस्टीट्यूशनल रूल्स भी रेलिवेंट होंगे, बट प्राइमरीली जो रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट से इंटरनेशनल स्केल पे लीगल फ्रेमवर्क डील करता है वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है। एंड सिमिलरली वी हैव 7 grounds for the denial of recognition and enforcement. Place of recognition and enforcement. अब अवार्ड आ गए आपके फेवर में आ गए, अब आगे आपने क्या करना है, रिकग्नाइज करवाना है, इन्फोर्स करवाना है, कहाँ जाओगे? दो कंपनीज थी, एक कंपनी के एसेट्स फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्टेट्स में है, यूएस में है, चाइना में है, मालदीव्स में है, बेलीज में है, कहीं भी मौजूद है, और आपकी कंपनी के फॉर एग्जांपल सिर्फ मौजूद है पाकिस्तान में, तो आप कहाँ पे रिकग्नाइज या इन्फोर्स करवाओगे? यानी कि उस अवार्ड को जो आ चुका है उसको एग्जीक्यूट कहाँ करवाओगे? प्राइमरीली जो फैक्टर सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो देखा जाता है कि एसेट्स कहाँ पर मौजूद है कंपनी के। अगर यूएसए में सबसे ज़्यादा एसेट्स मौजूद है तो आप यूएसए की कोर्ट में जाओगे और वहाँ पे फॉर द रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट फाइल कर दोगे कि ये अवार्ड रिकग्नाइज किया जाए और इन्फोर्स करवाया जाए एज अ जजमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव्स। यानी कि अगर एसेट्स की रिकवर तो वो एग्जीक्यूटिव्स और उस स्टेट की पुलिस वो रिकवर करवा के प्रॉपर्टी आपके हक में दिलवा दो। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले एसेट्स देखे जाते हैं, अलावा रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट सीट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी हो सकती है। यानी कि जो दो पार्टीज ने चूज की थी सीट, यानी कि प्रोसीजरल लॉ वाली स्टेट, उस स्टेट में जाके आप उसकी नेशनल कोर्ट्स में भी रिकग्नाइज भी करवा सकते हो और इन्फोर्स भी करवा सकते हो अवार्ड को। अगर कोई एक स्टेट नलीफाई कर दे या डिनाई कर दे रिकग्निशन या और इन्फोर्समेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी स्टेट में अगर जाओ तो वहाँ पर भी रिकग्निशन या इन्फोर्समेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ स्टेट्स में एसेट्स मौजूद थे, यूएसए में भी थे और चाइना में भी थे, तो अगर यूएसए की नेशनल कोर्ट्स डिनाई कर देती है रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट तो इस कोर्ट्स में भी जा सकते हो। देयर आल्सो एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गो देयर फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट। तो अकॉर्डिंगली पार्टीज अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर लेती हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग कि जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें लोकेशन देखी जाएगी फर्स्टली ऑफ द एसेट्स के, पार्टीज के एसेट्स का है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर ऐसी जगह पे आप जाएँ जहाँ पे एसेट्स नेग्लिजिबल हैं या एग्जिस्ट नहीं करते तो वहाँ से एग्जीक्यूट करवाने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। सेकेंडली आप ये देखोगे कि एटीट्यूड ऑफ कोर्ट, क्या फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स फॉर एग्जांपल कोई ऐसी स्टेट है जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन की सिग्नेटरी ही नहीं है और आप वहाँ पर जाकर इन्फोर्स करवाओ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आएंगी एज कम्पेयर टू अ स्टेट विच इज़ अ रेटिफाइंग स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन। सिमिलरली आपने जूरिस्प्रूडेंस देखनी है, उनकी प्रोसीजरल रूल्स देखने हैं, टाइम लिमिटेशंस देखनी है, कहीं ना हो आप टाइम बार्ड हो जो विद रिस्पेक्ट टू रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट। एंड लास्टली अगर स्टेट पार्टी इन्वॉल्व थी तो आपने सॉवरेन इम्यूनिटी के रूल्स देखते हैं कि क्या उस स्टेट को सॉवरेन इम्यूनिटी हासिल है या नहीं हासिल। क्योंकि अगर आप उसी की स्टेट की कोर्ट में चले जो जिस स्टेट के खिलाफ अवार्ड आया तो वो तो सबसे पहले सॉवरेन इम्यूनिटी पे केस उड़ा देंगे आपका। तो अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें देखी जाती है विद रिस्पेक्ट टू रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू रिफ्यूजल और डिनाइल ऑफ रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट, जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ है या फिर इसकी रीजंस लाने का जो सारा बर्डन है दैट इज ऑन द पार्टी हु वांट्स। जो पार्टी जो ला रही है ग्राउंड्स जो वोक कर रही है दैट इज प्राइमरीली द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग देयर पॉइंट कि हाँ इसको अब रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट नहीं दी जा सकती ऑन दिस ग्राउंड्स। और जनरली वैसे ग्लोबली एक प्रो इन्फोर्समेंट बायस एग्जिस्ट करता है विच मीन्स कि जो ग्राउंड्स हैं उनको बड़ा नैरोली इंटरप्रेट किया जाता है और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि डिनाई की जाए रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट वंस एन अवार्ड हैज़ बिन रेंडर्ड। इसकी रीज़न ये है कि अगर ऐसा प्रोसेस एक जो एग्जॉस्टिव प्रोसेस है उसके बावजूद अवार्ड्स को ऐसा अगर कोर्ट्स डिनाई करने लग जाए तो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस ही वल्नरेबल हो जाए और पार्टीज आर्बिट्रेशन के लिए जाए ना कि इतनी ख्वारी के बाद अगर अवार्ड आया है और वो दोबारा कोर्ट से डिनाई करते तो फिर फ़ायदा ही ना रहे। इस वजह से एक प्रो इन्फोर्समेंट बायस है जो ग्लोबली एग्जिस्ट करता है और ग्राउंड्स जो है फॉर रिफ्यूज़ल वो थोड़ा नैरोली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं।
अकॉर्डिंगली अब रिफ्यूज़ल के हवाले से ग्राउंड्स जो हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि अगर एक तरफ आपने फाइल रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट का केस और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है उसने सेटिंग असाइड या एनलमेंट का केस फाइल किया हुआ है, तो कुछ ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा हो सकता है वो दोनों केसेस साथ साथ चल जाए। कुछ ज्यूरिसडिक्शन में ऐसा होगा वो स्टे कर देगी कोर्ट रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट वाला केस, और सेटिंग असाइड वाला केस पहले सुना जाएगा, क्योंकि अगर अवार्ड सेट असाइड है तो फिर रिकग्निशन और इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन ही नहीं रह जाता। सिमिलरली अगर इन्फो पहले हो गया है और सेट असाइड बाद में हो रहा है तो फिर फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब इन्फोर्स हो गया है, रिकवरी हो गई है फॉर एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसके बाद अवार्ड सेट असाइड हो रहा है, तो फिर मैटर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे लीगली और रिकवरी बहुत पॉसिबल नहीं रहेगी रिकवरी। Defenses to enforceability, firstly, existence of arbitration agreement itself. We have previously discussed as well कि arbitration agreement अगर void हो, pathological हो, asymmetrical हो या किसी भी किस्म की कोई issues exist करते हो तो enforce नहीं करवाया जा सकता award on the grounds कि arbitration agreement ही दुरुस्त नहीं था, यानी कि constitution of arbitration ही void था, तो इस वजह से award issue नहीं करवाया जा सकता। सिमिलरली आउट ऑफ स्कोप था जो इशू डील कर रही थी, या फिर जो अवार्ड इशू किया गया है वो आउट ऑफ स्कोप है विद रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। And lastly, the matter was not arbitrable, either it related to a criminal matter or related to any matter which was not deemed arbitrable according to the local legislations. For example, French courts जो हैं वो ट्रस्ट क्लॉज को कहती हैं कि वो आर्बिट्रेबल नहीं है। सिमिलरली आपने देखना होता है कि कौन सी ज्यूरिस्प्रूडेंस किस तरह से कौन से मैटर्स को आर्बिट्रेबल डिक्लेयर कर रही है और किन चीज़ों में आर्बिट्रेशन डिनाई की जा रही है। Lastly, these are the grounds for the denial of recognition and enforcement under New York Convention, which are delineated under Article 5. इसमें सबसे पहले incapacity है कि party not capable of entering into arbitration agreement or it was an invalid arbitration agreement. Secondly, due process follow नहीं हुआ, for example notices सही से किए गए, statement सही से record नहीं की गई, हमारे पास जो procedural irregularities थी वो exist कर रही थी, या फिर equal treatment नहीं दिया गया। jurisdictional issues थे, ये पार्टीज जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसके पास jurisdiction ही नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने ये अवार्ड इशू कर दिया, इसकी बेसिस पे भी अवार्ड डिनाई किया जा सकता है। कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल वाज नॉट वैलिड, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स का तरीकाकार था उसमें बायसनेस थी, इंस्टीट्यूट ने गलत तरीके से अपॉइंट किए, इन ग्राउंड्स पे भी हो सकता है, तो अवार्ड इस वजह से सेट असाइड कर दिया जाएगा, इधर एट द सीट और एट द प्लेस वेयर यू आर रिकॉग्नाइजिंग और इन्फोर्सिंग द अवार्ड। Then we have these three grounds which can either be invoked by the tribunal or the court itself, कि वो खुद से ये इस ग्राउंड के ऊपर डिनाई कर दे, या फिर पार्टी भी प्लीड कर सकती है। जो पिछले 4 ग्राउंड थे वो पार्टी प्लीड करना लाजमी है, वो suo on its own motion कोर्ट इन्वोक नहीं कर सकती फॉर द पर्पसेस ऑफ डिनाइंग इन्फोर्समेंट। और ये 3 मैटर्स ये हैं कि सब्जेक्ट मैटर इज नॉट आर्बिट्रेबल, there was fraud by the tribunal or it was a corrupt tribunal, and lastly it was contrary to the public policy. पब्लिक पॉलिसी का जो पॉइंट है वो नॉर्मली पार्टीज हर दफ़ा इन्वोक करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी एक बड़ा एक बहुत वास्ट सा टॉपिक है। पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करना और इस नैरोली कंस्ट्रू करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड्स के ऊपर आर्गूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो कोर्ट उसको कितनी देती है और वो आर्गुमेंट लीगली टेनेबल भी है या नहीं। तो इन 7 ग्राउंड्स की बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 5 न्यूयॉर्क कन्वेंशन डिनाई की जाती है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के मुताबिक रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट। तो अभी तक हमने एसेंशियली 3 चीज़ें कवर की, आर्बिट्रेशन के स्टेजेस, उसका लाइफ साइकिल और उनके हर स्टेज में क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके बाद रिप्लाईज आती हैं, हेयरिंग्स होती हैं, एविडेंसेस आते हैं, अवार्ड इशू होता है। फिर हमने डिस्कस की, उसकी टाइप्स डिस्कस की, अवार्ड्स की टाइप्स डिस्कस की। एक फाइनल अवार्ड है हमारे पास, कंसेंट अवार्ड है, पार्शियल अवार्ड है, डिफॉल्ट अवार्ड है, और इंटरिम रिलीफ भी एग्जिस्ट करता है। रेमेडी की अदर फॉर्म में हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाती है, इंजंक्शंस आ जाती हैं, रेस्टिट्यूशन आ जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है, मुख्तलिफ कॉस्ट आ जाती है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी आ जाती है। देन वी हैव रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट। Recognition is basically validating an award. Enforcement is equating that award with a judgment which can be subsequently executed by the executives of the state.
And then we have some grounds for the denial of recognition and enforcement under the convention. Now, if you have any questions, then feel free to ask me. I hope everything made sense. या फिर इतनी अच्छी सेंस बनी है कि किसी को क्वेश्चन है ही नहीं. अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो फोरम ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं. All right. If there are no more questions, all right. Yes, Mohammed. So my question is that कि अगर हमारे पास इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आए कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके डिफरेंट स्टेट्स में हमारे पास एसेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं और पेरेंट कंपनी जहाँ पर है वहाँ पर इन्फोर्समेंट इम्पॉसिबल है ड्यू टू सर्टेन रीजन या न्यूयॉर्क कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है या किसी और वजह से, अगर हम किसी दूसरे स्टेट में उसके एसेट से हम इन्फोर्समेंट कराते हैं तो पेरेंट कंपनी के पास सब कुछ होल्ड होता है, उसके सारे मतलब स्टेक्स होते हैं या शेयर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास इन्फोर्समेंट इम्पॉसिबल होती है. इस केस में हमारे पास क्या रेमेडी होगी? अच्छा, तो बेसिकली फर्स्टली प्लेस ऑफ रिकग्निशन इन्फोर्समेंट अगर एनालाइज करने के बाद नतीजा ये निकल रहा है कि पेरेंट कंपनी जहाँ पर मौजूद है और उसके एसेट्स जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती, लेकिन उसकी सब्सिडरीज मौजूद हैं और हम चले जाते हैं उसकी सब्सिडरी वाली स्टेट में, तो जो लीगल रिलेशनशिप है ना उसकी बेसिस पर कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि सब्सिडरी कैन बी डिक्लेयर्ड एज एन एसेट ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड देयरफॉर the profits or the assets of that subsidiary company can be utilized to cover the losses of that arbitration. तो subsidiary को यूज करते हुए क्योंकि वो linked है to the parent company because of it was multinational company, तो सब्सिडरी को यूज कर और उसके एसेट्स को यूज करते हुए उस पार्टी को रिलीफ दिया जा सकता है. Acha, before I leave, I would also like to encourage you all to apply for a wonderful opportunity. इस साल तो आप लोग नहीं कर सकेंगे, but hopefully next year, which is the WISMOOT. I guess कि Mohammed Umar is also participating in that. Yesterday we had a chat with respect to that. मैं खुद लास्ट ईयर जो था मुझे आर्बिट्रेशन का इतना नॉलेज नहीं था, बट आई अप्लाइड फॉर द विजमोट कंपटीशन एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द टीम नेस्ट. तो इसमें हमारा पूरे एक ईयर का प्रोग्राम था जिसमें फर्स्टली हमारी ट्रेनिंग्स हुई, हमारी वर्क हुई अब्रॉड, एंड दैट वाज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय स्पॉन्सर फ्रॉम यूएसए. तो अभी भी दे आर स्पॉन्सरिंग दिस ट्रिप्स एंड दिस इंटायर एजुकेशनल एंड दिस कॉम्पिटिशन. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन दिस देन यू गाइस शुड अप्लाई फॉर द विजमोट नेशनल ग्राउंड्स. इस दफ़ा तो नेशनल ग्राउंड्स की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है एंड वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेटेस्ट स्टेजेस, लेकिन अगले साल से आप लोग ज़रूर, आई वुड एनकरेज यू ऑल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ना सिर्फ आपको ये आर्बिट्रेशन सिखाएगी, आपको ये एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देगी. एंड विद दैट आई होप के ये जो 2 दिन के सेशंस थे दे वर यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू गाइस हैव तो आप लोग बाद में भी थ्रू ऑर्गेनाइजर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई शेयर द स्लाइड्स विद द ऑर्गेनाइजर्स, तो वो आप लोगों से शेयर कर देंगे. थैंक यू सर सर. आई थिंक सर फ्यू मिनट्स सर, आई थिंक कि किसी और को क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंकर टीम की तरफ से मैं आपको आई एम रियली ग्रेटफुल